बात अटकी हुई है, ये समझ नहीं आ रहा कि क्या एमएसपी गारंटी कानून, कीमतें एमएसपी गारंटी कानून पर सरकार पूरी तरह से नकार रही है उसे, या पार्शियली मान रही है, या खरीद की गारंटी जो मांगी जा रही है कि सरकार हल हाल में प्रोक्योर करे, उस पर मुश्किल है। कहां पर बात फंसा हुआ है? देखिए अंजना जी, पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि तमाम किसानों के संगठनों के नेता भी इस बात को, हकीकत को स्वीकारते हैं। अभी राकेश भी कह रहे थे। और सरकार, कोई भी सरकार हो, वो पूरे देश की फसलों को नहीं खरीद सकती, क्योंकि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। ये तो परिस्थितियां थी कोविड में कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन सरकार खिला रही है, ये एक अलग चीज है। लेकिन दूसरा सवाल राकेश का था कि साहब जो बाजार है वो उससे कम पे ना खरीद करे। इसमें मेरा एक और सुझाव मैं इसी में जोड़ देता हूं कि हमने बाजार में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इसी में आगे हिस्सेदारी करने के लिए शुरुआत करवाई है। वो इसीलिए करवाई है कि उनको स्टॉक करने के लिए, तो माल रखने के लिए उनके पास जगह होनी चाहिए। उसके लिए सरकार ने योजना तत्काल लागू कर दी। वो इसलिए लागू कर दी कि वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करें, जिससे जो बाजार की ताकतें, जब किसान का माल आता है, जब वो भाव गिरा देती हैं, जब ज्यादा ग्राहक होंगे और स्थानीय स्तर पर भी खरीदी होगी। 67,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इस देश में, 1300 से ज्यादा इनाम मंडी सरकार ने खड़ी की हैं, 22,000 हाट हैं इसमें, और ज्यादातर जो 86% गरीब किसान है, उसका माल तो गांव के स्तर पर ही खरीद और बेच हो जाती है, उसका शोषण वहां सबसे ज्यादा होता है। तीसरा बिंदु है, जो मंडियां हैं एपीएमसी की, ये प्रदेश सरकारों के कानून से गवर्न होती हैं, इसका लाइसेंस प्रदेश सरकारें देती हैं। तो ये विस्तार से, पूरे विस्तार से एमएसपी के एक एक बिंदु पर, यहां तक भी हम चर्चा में भाग ले चुके, केरल में क्या होगा कृष्णवीर जी, दूसरे देशों ने क्या क्या सिस्टम अपनाया है। ठीक है, केरल में केरल में मंडी नहीं है, बिहार में मंडी नहीं है। देखिए, एपीएमसी नहीं है, मंडी नहीं है, बिहार में नहीं है। हाँ, तो क्या वहां नहीं बात करेंगे, वहां कैसे सुनिश्चित होगा? वहां बात ही नहीं करेंगे, वहां ये बात नहीं करते। दिक्कत ये है कि वहां के बारे में बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वहां इनकी सरकारें हैं केरल में, तो क्यों नहीं करेंगे। हमारा कहना ये है, और सभी लोगों का विचार ये है, सरकार ये चाहती है, प्रधानमंत्री जी बहुत स्पष्ट रूप में 2 शब्द कहे हैं उन्होंने नोटिफिकेशन में, पारदर्शिता हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य का ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिले। ये 2 शब्दों पर पूरी कमेटी का काम निर्भर है। और कमेटी ने इसमें सहकार से समृद्धि जो स्लोगन दिया सरकार ने, वो इसलिए है कि किसानों को हमें बाजार में खड़ा करना, कोऑपरेटिव से लिंक करके आगे करना। अभी सरकार ने 5 फसलों के लिए, मक्का के लिए, अरहर के लिए, उड़द के लिए और मसूर के लिए और कपास के लिए जो कहा है, वो भी नेफेड और नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन के माध्यम से कहा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 5 साल का आपका जो सरकार घोषित मूल्य करेगी उस पर करेगा। मेरा इसमें एक छोटा सा और सुझाव है, मैं आगे और जाता हूं इसमें, कि जब बाजार में किसानों का दाम गिरता है तो उनको कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वो A2 + FL + 50% से कम पर किसानों का शोषण मंडियों में जो होता वो ना हो, जो खुले गांव में बाजार में होता वो ना हो, उस व्यवस्था को भी करना पड़ेगा। ठीक है भूपेंद्र रावत जी, ठीक है, लोग जाए कृष्णवीर जी। भूपेंद्र रावत जी, मैं आपके माध्यम से अंजना जी एक बात कहना चाहता हूं, जो चर्चा होनी चाहिए कि हमारे देश में किसानों का योगदान क्या है। अगर यह बात सबके गले उतर जाए तब है। मैं किसानों का योगदान की भूमिका में देखे देशवासियों के लिए पूरा खाद्यान्न, दूसरा हमारे देश में खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं करेंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाएगा, दूसरा देश में आधी आबादी को रोजगार, तीसरा हमारे देश में 75% उद्योग जो है कृषि उपज पर निर्भर है, लगभग 90% व्यवसायिक गतिविधियां पान और चाय की दुकान से लेकर बड़े मॉल तक कृषि उपज के सामान पर निर्भर है। हमारे देश में माल वाहक वाहन जो सड़क से लेकर के जल मार्ग, वायु मार्ग से लेकर रेल मार्ग तक माल ढोने का काम करते हैं, 80% कृषि उपज और उससे बने सामान पर निर्भर है। और तब इतना बड़ा योगदान देने के बाद मैं कहूं, उद्योग जो चला रहे कृषि उपज और धनवान हो रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं वो धनवान हो रहे हैं, जो माल वाहक वाहन के मालिक है वो धनवान हो रहे हैं, और जो हमारे देश में
किसानों की वोट से बनने वाला विधायक और सांसद धनवान बन रहा है और देश का किसान लाचार, ये व्यवस्था गलत है। तब इस व्यवस्था के लिए क्या होना चाहिए? इस व्यवस्था का एक हल है, और मैं फिर कहता हूं कृषि उपज अगर नहीं होगी तो खाद्यान्न संकट होगा, उद्योग बंद होंगे, व्यापार चौपट होगा, मालवाहक वाहन चौपट हो जाएंगे। अब तो आप चाहते क्या उस पे आते हैं जी? हल क्या है? ये टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। भारत में खेती किसानी के काम में जुटे तबके को सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर गारंटी का कानून बनना चाहिए, ताकि किसान भी पूरा किसानों की उपज पर। एक सेकंड सर, एक सेकंड जी। वेतन चाहिए या वेतन के बराबर आमदनी की गारंटी का कानून। तो एमएसपी कैसा होगा? वो कैसे तय होगा? क्योंकि जो अनाज आप उगाएंगे उस पे एमएसपी मिलेगा ना आपको। एमएसपी की गारंटी चाहिए ना। सिर्फ अब एमएसपी में भी आ रहा है कि वेतन, इसीलिए हम एक मिनट, सरकार एक काम कर सकती है कि देश की जरूरत में हमारी एक, मैं कहता हूं ना, हमारी एक पिटीशन चल रही दिल्ली हाईकोर्ट में 2010 से कि भारत सरकार श्वेत पत्र जारी करके यह बताए कि देश में खेती की जमीन और कितनी हद तक देशवासियों के लिए पर्याप्त मात्रा में फसल पैदा करने में सक्षम है। हम कह रहे हैं कि जब आप आधी आबादी का रोजगार का सेक्टर भी है, और तब हम कह रहे हैं कि अगर हम उनको न्याय संगत तरीके से आमदनी देने की बात करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे देश में तकनीकी तौर पर मैं कह सकता हूं सिर्फ कृषि अगर नहीं होगी तो देश का रसातल में चला जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं आपकी हर बात सिर आंखों पर जी, आप देश के अन्नदाताओं की बात सामने रख रहे हैं, पूरा सम्मान जी, लेकिन आप चाहते क्या है साहब? सवाल तो एक सेकेंड सर, पहुंचना पड़ेगा एक समझौते पर। एमएसपी गारंटी कानून हर हाल में चाहिए, तो उस कानून में क्या क्या प्रावधान? क्योंकि देखिए बातें तो अपनी जगह पर है, आज अन्नदाताओं के लिए ही पूरा देश सोच रहा है, तभी तो हम सारे बैठे हैं ना। पर आपको पॉइंटेडली कह रहे हो, अब आप सरकारी अधिकारी के बराबर वेतन की बात, अलग अलग शगुफे अगर हर कोई छोड़ेगा तो हम योगदान मैंने कहा, अगर कृषि उपज बंद हो जाएगी तो देश में खाद्यान्न संकट होगा, उद्योग बंद होंगे, व्यापार चौपट होगा, माल भाग वाहन चौपट हो जाएंगे और विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाएगा। वेतन कैसे, क्या फॉर्मूला होगा वेतन फिक्स करने? तब हमने ये कहा जो आपका सरकारी कर्मचारी का जो वेतन है, हमारा किसान कौन से ग्रेड का, कौन से सरकारी कर्मचारी? आप, मैं कहता हूँ चतुर्थ ग्रेड का रखिए, आप चौथी श्रेणी का भी रखे। हम कह रहे हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ा योगदान कृषि का है। ठीक है, सबसे बड़ा योगदान, सबसे ज्यादा बुरे हाल अगर किसी के देश में है तो वो खेती किसानी के काम में जुटे तबके के हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, एक मिनट, अगर न्याय संगत है, आपके सामने अंजना, हमारे सामने उद्योगपति धनवान, व्यापारी धनवान, मालवाहक वाहन धनवान, जो एमपी एमएलए बनते हुए वापस आए वेतन पे। वेतन पे फॉर्मूला बताइए मुझे। फॉर्मूला का देखिए, फॉर्मूला हमारे देश के अंदर सरकार को मालूम है कि देश की लिए क्या क्या जरूरी है, कहां कहां क्या पैदा होता है, सरकार तय करे। आज मैं दिल्ली के अंदर लहसुन 400 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन किसान अगर बेचेगा, किसान को एमएसपी देने की बात आएगी तो सरकार कहेगी कि साहब लूटपाट मच रही। 400 रुपए किलो अंजना जी दिल्ली के अंदर लहसुन बिक रही है। मैं आपके सामने, लेकिन भूपेंद्र रावत जी, जब पिछले कानून में आड़तियों को, मिडिलमैन को हटाने के लिए कोशिश की गई, तब तो सब अड़ गए नहीं वो इम्पोर्टेंट, एक सेकेंड, वो व्यवस्था का बहुत जरूरी हिस्सा है। देखिए बिहार में नहीं है तो किसानों की क्या हालत है, बहुत बुरा हाल है। तो आपको तय करना होगा ना कि आप चाहते क्या है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ। देखिए, मैं आपके माध्यम से शिवराज जी के पास भी चलूं। आपने अपनी बात कह ली, अब दोहरा रहे हैं आप। एक सेकंड चलते हैं एक बार शिवराज जी के पास। शिवराज जी, अगर आंदोलन है तो आंदोलन की कुछ मांगे भी स्पष्ट होनी चाहिए, और उन स्पष्ट मांगों पर देश भर के किसानों की एक सहमति भी जरूरी होगी, क्योंकि हो सकता है कि पंजाब के किसानों को जो सही लग रहा है वो बिहार को ना लगे, और ऐसी ही मंडियां केरल में भी नहीं है, वहां पे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? क्या है मांगे, क्या है? सिर्फ एमएसपी या फिर उसके आगे खरीद की भी गारंटी? स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा शिवराज जी की मांगे क्या है और कहां पे बात अटकी है। और जो कृष्णवीर जी कह रहे हैं उस पर भी, हाँ, भौगोलिक स्थिति से अलग अलग है, कहीं भौगोलिक स्थिति से अलग अलग है, कहीं कोई पैदा होती है, कहीं कोई मौसम है, कहीं कैसा है, अलग अलग माहौल है भौगोलिक स्थिति से। मैं ये कहना चाहता हूं, देश में जो एमएसपी आई वो जब आई जब हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं था खाद्यान्न पर। हमारा देश लगभग गेहूं भी बाहर से मंगाता था। देश के अन्नदाता ने रात दिन मेहनत करके देश को आत्मनिर्भर कर दिया। आज भी हमारा देश आयात पे, बाहर से दलहन पे और पाम ऑयल पे और कच्ची खांड पे बहुत काफी खर्चा करता है। हमारा देश अगर देश में खेती को बढ़ावा देगा तो हमारा देश निर्यात करेगा, उससे भी धन प्राप्त होगा। जो हमारे कृष्णवीर जी कह रहे थे सरकार कोई व्यापार नहीं करती, अरे व्यापार नहीं करती तो निर्यात भी करती है और आयात भी करती है।
और जो हमारे माननीय हैं उन पर देश का 60% बजट खर्च हो रहा है, जिनकी पेंशन भी बन रही है, 4-4, 5-5 पेंशन है इनकी, वेतन बढ़ रहा है, भत्ता बढ़ रहा है, महंगाई जो बढ़ी अंजना जी बिलोम अनुपात से बढ़ी, खेती के जो रेट थे वो कम अनुपात से बढ़े, और जो वेतन था और जो कॉरपोरेट घरानों की जो वस्तु थी जो उत्पादन करते थे, जो कृषि किसान जो उत्पादन करता है उससे ही बनी हुई चीज जो उत्पादन करता है कॉर्पोरेट घराना, उसकी कीमत बढ़ती चली गई। जैसे कि आलू मंदा हो जाता है, चिप्स मंदी नहीं होती। किसान दूध पैदा करता है, दूध भी 40 रुपया लीटर बिक रहा है, और पानी में बिस्लरी की बोतल भी हमें 40 रुपया लीटर मिल रही है। पानी मंदा नहीं होगा, दूध मंदा हो जाएगा। पशु चिकित्सा है, पशु चिकित्सा मास्टर शिवराज सिंह जी, मास्टर शिवराज सिंह जी, मुझे पता है कि अपने पूरे करियर में 22 साल से लगातार मैं यही बहस रोज कर रही हूँ। मतलब कम से कम बजट के समय में तो खूब होता है, ऐसा कोई आंदोलन हो खूब होता है। अन्नदाताओं की क्या स्थिति है ये सबको पता है पूरे सम्मान से। मैं तो कह रही हूं अभी का समझौता कैसे निकलेगा, उसमें कहां बात अटकी हुई है, क्या मांगे हैं, उस पर तो स्पष्टता है।